यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। यदि आप चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन लेना और ऊपर पढ़ के या फिर गाइड पढ़ के सोचते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। आप भूल कर रहे हैं। आपको ऑथेंटिक बुक्स और एनसीईआरटी पढ़नी होगी, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप बुक और एनसीईआरटी पढ़िए और प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। भूगोल की प्रैक्टिस हमने 4 करवा दिए हैं और यह इतिहास की प्रैक्टिस है। सोशल साइंस के लिए इतिहास और भूगोल सबसे मोस्ट टॉपिक होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस हमारे साथ करिए। आज हमारा इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज से इस महत्वपूर्ण सेशन को। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल से, निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में। तो जो सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, इसी को हैंडेक्स बोलते हैं, और जो क्लीवर प्राप्त हुए हैं वो होते हैं आपके निम्न पुरापाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां आवश्यकता होगी वहाँ हम क्वेश्चन की व्याख्या भी करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार या फिर हड़प्पा के राजा का महल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी वह थी मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ साथ आप नोट कर लीजिए, व्हीलर के अनुसार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था, जबकि मोहनजोदड़ो का सबसे जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था वो विशाल स्नानागार था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण या फिर लौह काल। तो बागोर प्रथम काल का जो संबंध है वह संबंध है आपके मध्य पाषाण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु में। तो जो कायथा संस्कृति के अवशेष हैं वह पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो है सैंधव पुरास्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडा नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर सैंधव विस्तार का सबसे पूर्वी स्थल है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, और जबकि पश्चिमी क्षेत्र में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी 6 मीटर, 6 व 10 मीटर, 7 व 11 मीटर, 8 व 12 मीटर या फिर 10 व 14 मीटर। तो क्या थी ये थी 6 व 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बता दें कि जो मोहनजोदड़ो के सड़कें की चौड़ाई थी वो 13.5 फीट थी। 13.5 यानी कि 13.5 फीट से 33 फीट तक थी जो चौड़ाई थी। यहाँ के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 तथा 10 मीटर थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें जो थी एक दूसरे पे 90 डिग्री पे काटती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसाय की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? वाजसनेयी संहिता, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर तैत्तिरीय अरण्यक। तो यह कौन सा प्रस्तुत करता है? यह करता है शतपथ ब्राह्मण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं कुछ इससे संबंधित फैक्ट। जो शतपथ ब्राह्मण था ये पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प व व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है। इसमें 100 अध्याय हैं, जिसके कारण इसे शतपथ कहा जाता है। यह 14 कांडों में विभाजित है, यानी कि इसमें 100 अध्याय हैं, इसीलिए इसको शतपथ कहा जाता है। 100 अध्याय हैं और 14 इसमें कांड हैं। ये भी आपको नोट कर लेना, कभी भी पूछ ले कि जो शतपथ ब्राह्मण उसमें कितने अध्याय हैं। 100 अध्याय हैं और कांड कितने हैं, तो इसमें 14 कांड हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त कहाँ से होता है? तैत्तिरीय अरण्यक में, महाभारत से, पतंजलि के महाभाष्य से या फिर बौधायन धर्मसूत्र से। तो कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है तैत्तिरीय अरण्यक से। और यह संबंधित किससे है? यह संबंधित है यजुर्वेद से। यह भी आपको ध्यान रखना, ये यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से ये संबंधित है। और
इसमें 10 प्रपाठक हैं जिससे नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? चार्ल्स विकिल्सन, वी.ए. स्मिथ, मैक्स मुलर या फिर सर विलियम जोन्स ने? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसका आंसर है सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? ये इसका ऑप्शन जो आगे है, तो श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन नंबर आप देखिए ए अनिमा, रोहिणी, अचिरावती या फिर हिरण्यवती। तो जो है ये किस नदी किनारे थी? ये थी आपके अचिरावती नदी किनारे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेमवत संप्रदाय शाखा थी, यानी कि हेमवत जो संप्रदाय हो वो किसकी शाखा थी? हीनयान की, महासांघिक की, आजीवक संप्रदाय की या फिर वज्रयान की? तो यह किसकी शाखा थी? यह शाखा थी आपके महासांघिक की। अब महासांघिक किससे संबंधित था? तो महासांघिक महायान संप्रदाय की एक शाखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। झेलम, चिनाब, रावी या फिर ब्यास? तो यह नदी कौन सी थी? यह नदी थी आपके व्यास नदी। और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है, BC में आक्रमण किया था। वह 19 माह भारत में रहा, लेकिन ब्यास नदी से आगे न बढ़ पाया क्योंकि उसके सैनिकों ने क्वायनास के नेतृत्व में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों, दुष्टामात्यों के कुशासन के विरुद्ध ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? अशोकावदान, युग पुराण, दिव्यावदान या फिर महाभाष्य? तो कौन सा बताता है? यह बताता है आपका दिव्यावदान। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिव्यावदान नामक ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों के कुशासन के विरुद्ध हुए असंतोष का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कनिष्क द्वितीय, वासुदेव, हुविस्क या फिर वसुदेव? तो कौन पहले था? हुविस्क था 106 से 140 ईस्वी, यानी कि हुविस्क था सबसे पहले 106 से 140। उसके बाद था कनिष्क द्वितीय, ये था 140 से 145, यानी कि 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 अपडेट देख लीजिए। हुविस्क 106 से 140, कनिष्क द्वितीय 140 से 145, वसुदेव फर्स्ट 145 से 176 और वसुदेव सेकंड 202 से 230। तो इस तरह से 3, 1, 2, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णविहीन हो जाता है? सिंगालवाद सूत्र, संयुक्त निकाय, सोनदंड सूत्र या फिर अंगुत्तर निकाय? तो वो कौन सा है? तो वह है आपका है डी अंगुत्तर निकाय। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न कथन पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया गया था वह किया गया था खिलजी वंश द्वारा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल दो सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, इसका जो आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। न तो एक और न तो दो, दोनों असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमयिक प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न के द्वारा प्रचलित किए गए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय व
अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न में किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम। तो यह किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे? ये किए गए थे समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? उड़ीसा, उत्तरी बंगाल, असम या फिर विदर्भ। तो यह क्या आता है? उत्तरी बंगाल से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15 या फिर 2, 8, 10, 11 या फिर 16 और 17। तो गुप्त काल में जो अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी वो थी 12, 13, 14 और 15। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था कहाँ पे? इराक में, ईरान में, श्रीलंका में या फिर चीन में। तो पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था, वह भेजा था आपके ईरान में। और कब भेजा था? तो यह भेजा था लगभग 36वें वर्ष में अपने शासनकाल के। अगला प्रश्न, किस तमिल रचना में पत्तिनी पूजा का गुणगान किया गया है? मणिमेखलय, पुत्तु पाटु, शिलप्पदिकारम या फिर तोलकपियम। तो किसमें है? यह है शिलप्पदिकारम में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? मंडलम, वलनाडु, कुर्रम, मंडलम, कोट्टम या फिर नाडु, कुर्रम, नाडु या फिर कोट्टम, नाडु, कुर्रम या फिर तनुयूर। किससे प्राप्त होता है? यह होता है मंडलम, कोट्टम और नाडु से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? हर्षवर्धन, धर्मपाल, कुमारपाल या फिर भोज ने। किसने किया था? यह किया था कुमारपाल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? यानी कि जो चोल राज्य का पतन था उसके लिए उत्तरदायी कौन सा दक्षिण राज्य था? होयसल, पांड्य, काकतीय। इसमें बताना है 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन उत्तरदायी था? इसमें के लिए उत्तरदायी था डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी उत्तरदायी थे होयसल, पांड्य और काकतीय। अगला प्रश्न, महमूद गजनी के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? दिद्दा, चक्रवर्मन, अवंतीवर्मन या फिर शंकर वर्मन। तो कौन था? ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, दिद्दा। अगला प्रश्न, मुरूज लजहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी, अल बरूनी, अल अतबी या फिर इब्न हौकल। तो ये कौन था? यह था आपके अल मसूदी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन, अरब्तगीन, मोहम्मद बिन कासिम या फिर महमूद गजनबी। तो कौन था? यह था आपका सुबुक्तगीन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर किसका नियंत्रण था? नागरिक प्रशासन का नियंत्रण था, सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था, काजी का नियंत्रण था या फिर वक्फ का नियंत्रण था। तो अक्ता जो भूमि थी उस पर नियंत्रण था किसका? सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था। वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? फुतुह उस सलातीन, खजाइन उल फुतुह, तबकाते नासिरी या फिर तारीख फिरोजशाही। तो किसका क्या था? ये क्या सही है? स्रोत कौन सा है? तो ये स्रोत है जो इसका है तारीख फिरोजशाही। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो यह किसने किया था? यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है? उड़ीसा, गुजरात, कश्मीर, कुर्ग, विजयनगर, मेवाड़ या फिर मथुरा, बंगाल। किसका मिलता है? यह मिलता है विजयनगर और मेवाड़ का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सासाराम बिहार में है, लाहौर, पटना या फिर जौनपुर से। तो शेर शाह सूरी ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वह की थी जौनपुर से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसानों की सहायता के लिए किस शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर शेर शाह सूरी। किसने किया था? यह किया था शेर शाह सूरी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन,
हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? मान सिंह, अमर सिंह, शक्ति सिंह या फिर हकीम खान। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति था आपका मान सिंह। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, दीन इलाही को एक धर्म कहा जाता है, किसने कहा था? अबुल फजल, निजामुद्दीन, बदायूनी या फिर मोहसिन फ़ानी। किसने कहा था? ये कहा था मोहसिन फ़ानी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये रहे 35 क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित हैं आपके आने वाले टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए। टीजी और पीजीटी में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। अब उसमें पूरा रगड़ के पढ़ डालें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए। नमस्कार, जय हिंद।